प्रकार के जितने भी आदिवासी भाई हैं प्रकृति शक्ति फड़ापेन को मानते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रकृति को ही पूजने का एक रिवाज हमारा एक आदिवासियों के भीतर हमेशा से पाया गया है। और इसी एक कालखंड के साथ जो कोविड-19 का दौर चालू हुआ तो 2021 के लिए पूरे विश्व भर के आदिवासियों को ये पीछे ना छूट जाए, ये उपेक्षा का शिकार ना हो जाए। आपने सुना होगा कि अब नई वर्ल्ड पॉलिसी तैयार कर दी गई है, न्यू वर्ल्ड पॉलिसी, जो कि हर देश को ऐसा कहा गया है कि आप जनसंख्या को कंट्रोल करें, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। तो इस न्यू वर्ल्ड पॉलिसी में आदिवासी पीछे ना छूट जाए, ये इस वर्ष की थीम है, 2021 की थीम है। और ये आदिवासी पीछे कभी नहीं छूट सकता, बशर्ते आदिवासी के अंदर खुद के अंदर जज्बा होना चाहिए कि उसे आगे आना है, उसे आगे बढ़ते जाना है। तब तक आदिवासी कभी पीछे नहीं छूट सकता। हाँ, आदिवासी के साथ भेदभाव होता आया है और वो भेदभाव हमें दिख रहा है। गजेटियर पे जो संसद के जो विधानसभा के अंदर सर्वसम्मति से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया, तत्कालीन सत्तारूढ़ सरकार ने जानबूझकर उस अवकाश को खंडित कर दिया, उस अवकाश को भंग कर दिया। तो ये सीधा सीधा स्पष्ट होता है कि हम आदिवासियों के साथ सरकार का रवैया नकारात्मक। तो इसलिए हमारे जितने भी पुरखे हैं, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने आदिवासी आंदोलन को हमेशा से गांव-गांव तक पहुंचाया, उन्होंने एक ही बात कही, बिरसा मुंडा ने एक ही बात कही, मावा नाटे मावा राज, हमारी जमीन पे हमारा राज। तो राज तो बाद में आएगा, पहले हमारी जमीन पे हमारा अधिकार तो हमें मिले। आज हम हमारी जमीन पे अपने अधिकार से वंचित हैं और उन अधिकारों के लिए हमें लड़ना होगा, उन अधिकारों के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। और उसके इकट्ठा होने के लिए हमें सारे देश भर के आदिवासी, जिनको संविधान ने आदिवासी माना हुआ है, उन सभी को एक समान मानना पड़ेगा कि हम सारे लोग देश भर के सारे आदिवासी एक समान हैं। हम इसका एक समान कहने का मतलब ये होता है कि देश भर में जितने भी आदिवासी हैं उन सबकी समस्याएं एक बराबर है, जितने भी आदिवासी हैं उनकी सभ्यता भी एक बराबर है, जितने भी आदिवासी हैं उनकी संस्कृति परंपरा सारी चीजें एक बराबर है। परंतु कुछ लोग जिन्हें चंद रुपयों का फायदा होता है वो आदिवासियों को लूटने का प्रयास करते हैं। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है। कोविड काल के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बने। कहा है कि नहीं, बताइए, कहा है ना? तो हम आत्मनिर्भर बने, पहले हम आदिवासी सांस्कृतिक आधार पे आत्मनिर्भर बने कि हम अपना संस्कृति को अपनाना चालू करें, अपने पोशाक को अपनाना चालू करें। हमको बाहर की संस्कृति को रोकना पड़ेगा, हमें सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जब हम सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारे अधिकार हमारे पास स्वतः आने लगेंगे, क्योंकि आपको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हमारे कई ऐसे बड़े बुजुर्गों ने एक बात बताई है कि कोई भी आदिवासी राजा का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या कभी कोई आदिवासी राजा गुलाम हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आदिवासी हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है, वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहा है। वो मेहनत करके अपने खेत में अन्न उगा के खा लेगा, उसको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ा है। जो शहर की तरफ गए वो भूख से मरे, जो शहर की तरफ गए वो भिखारी बन गए, जो शहर की तरफ गए वो बर्बाद हो गए। मगर जो गांव में था वो अपने 2 वक्त की रोटी आज भी उगा के बिल्कुल जैसा वो पहले खाता था आज भी खाता रहा। हमको दूसरी एक और व्यवस्था को अपनाना होगा। हमें अपनी पुरखों की व्यवस्था को, हमारे अधिकारों को जानते हुए, भाई आज आदिवासी समाज के लिए सबसे बड़ी एक विडंबना है कि आदिवासी समाज नशे का आदी हो चुका है। गांव-गांव में शराब बिक रही है, ये एक प्रकार का लूट है। आपको शराब पीना है, खुद का बना के पीजिए, क्योंकि हमारे पुरखे हमको यही सिखाए। हमारे पुरखों ने ये नहीं कहा है, लोग कहते हैं ना कि आदिवासी शराब पीता है, हमारे पुरखों ने कभी ये नहीं कहा है कि आदिवासी मेहनत मजदूरी करके पैसा पाता है और दूसरे की दुकान की शराब पीता है। आदिवासी शराब पीता होगा तो अपने निंग दस्तूर में पीता है, वो कभी दूसरे की दुकान से जाके शराब खरीद के नहीं पीता है। ये आत्मनिर्भर आदिवासी का स्वाभिमान होना चाहिए। आज आप लोग फसल पैदा करते हैं, उस फसल को उठा के सीधे बेचने की परवाह करते हैं। अरे बेचना बंद कर दीजिए, पहले आप अपने गांव को भरिए। आप जो बाहर से क्या सोसाइटी की जरूरत है, हम अपने गांव के लोग स्वसहायता समूह बना के अपनी सोसाइटी बना लेंगे। वो समूह बना के वो सोसाइटी को यहाँ पर एक बेहतरीन आपको कोल्ड स्टोरेज भी मिल जाएगा,
समूह के नाम पे लोन भी मिल जाएगा, उस पर आप अपना खाद्यान्न भी रख सकते हैं, अपना खुद का वेयर हाउस बनाइए। क्यों आप अपना अनाज रखने के लिए दूसरे के वेयर हाउस में पैसा दे रहे हैं? आप आत्मनिर्भर बनिए। और उसके लिए सांस्कृतिक आधार पे सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमको अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, त्याग दीजिए अगरबत्ती। हमको दिया बत्ती की जरूरत नहीं है। हमारे घर में जितना है, हमारे गांव में हमारे यहाँ एक प्रथा रही है कि भैया जिस चूल्हे में हमने खाना बनाया है उस चूल्हे की अंगरा निकाले और उसमें गुली का तेल हमारे यहाँ चलता है, वो कड़वा तेल को छिटक दिए। यही हमारा नई दस्तूर है। उस कड़वा तेल को छिटकने के बाद उसमें किसी प्रकार के एक वो है साइंटिफिक रीजन है कि कोई भी कीटाणु नहीं आते। वो कड़वा तेल आप छिटक दे, उसके धुएं से कीटाणु भाग जाते हैं। तो अब सोचिए, अब जो तेल आज हमारे खाने के इस्तेमाल होना चाहिए, ये 250 रुपये लीटर तेल यहाँ पे हमने जला दिया। किस वजह से जला दिया? हमने पाखंड में जला दिया। अरे हम अपने गांव में कंडा है, हमारे यहाँ अंगरा है, उसमें हम गुली का तेल छिटक देंगे, हमारे गांव भर के हर एक घर में गुली का तेल छिटकेंगे तो पूरे मच्छर गांव भर के बाहर आगे कि नहीं बताइए? ये साइंटिफिक बातें हैं। और ये साइंटिफिक बातें आदिवासी सदियों से मानता आया है, जब कि उतने बीहड़ जंगल में रहने के बावजूद भी आदिवासी को कभी मलेरिया नहीं होता था। मगर जब से शौचालय बन गए तो मलेरिया भी आ गया है। तो अब उससे भी तो निपटना पड़ेगा ना। अब बन गया है, अब आ गया है, भाई महिलाओं की इज्जत हमारे हाथ में है, तो हम अपने शौचालय बनाए हैं, तो उससे जो मलेरिया होगा तो उससे निपटने के लिए हमको क्या करना होगा कि हम अपने खेत में, अपने बाड़ी में कुछ नहीं, थोड़ा सा अंगार जलाएं और उसमें कड़वा तेल छिटके, और वही हमारे नई दस्तूर में काम आएगा। जिस अंगीठी पे हमने खाना पकाया है, जो चूल्हा हमें खाने को देता है, हम उसकी पूजा कर रहे हैं, अपने जो पुरखे उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके अलावा किसी और आडंबर की हमें जरूरत नहीं है। पैसा बचाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये जो 2021 की जो पॉलिसी आई है वो यही कह रही है कि आदिवासी अपनी संस्कृति को अपनाएं। जो संस्कृति के नाम पे अपनी जो पूंजी को व्यर्थ कर रहे हैं, बाहर के लोगों को वेस्ट कर रहे हैं, उसको बचाइए। ये आपके बच्चों का भविष्य बनाने के काम पड़ेगा। क्योंकि आपने कोविड काल में देख लिया, कई ऐसे लोग रहे होंगे जिनके पास इलाज के पैसे नहीं रहे होंगे, रहे ना? क्यों? अगर वही अगरबत्ती का पैसा जोड़े होते तो आज 50 साल का आदमी कितना नहीं जोड़ लिया। तो 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो 5 से 10 लाख रुपए एक व्यक्ति के पास होता है। तो हमारे को अपनी संस्कृति को सहेजना है, अपनी परंपरा को सहेजना है, और काम ऐसा करना है कि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें। और उसके साथ साथ मैं एक और अनुरोध करूंगा कि आदिवासी पीछे ना रह जाए, आदिवासी पीछे ना रह जाए। इसलिए अब तो समय आ गया है ऑनलाइन क्लासेस का। जितने भी माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं, आप अपने बच्चे के कान पकड़िए और उसको मोबाइल सामने बैठा लीजिए, ऑनलाइन कक्षा अटेंड करो। तुम भी पढ़ो, तुम्हारे साथ हम भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन कक्षा चल रही है। अब तो बुजुर्ग नहीं कह सकते ना कि अरे हम क्या इतनी उम्र में स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, अब स्कूल कॉलेज मोबाइल के जरिए आपके बच्चे के फोन में आ गया है। अब उसके साथ बैठिए और घर में बच्चे के साथ पढ़ाई कीजिए। जो पढ़ाई आपकी छूट गई है, हो सकता है कि इस बहाने जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो कम पढ़े उनको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो इस बहाने कुछ लोग पढ़ लेंगे तो विवेक बुद्धि बढ़ जाएगी, उनको बेवकूफ़ बनाएगा कोई नहीं। फिर हमारे को कोई ये आके नहीं बोले कि हम तुमको दारू बांटेंगे, हमको वोट दो। हम तो यही कहेंगे कि हमारे अधिकार, हमको 5वीं अनुसूची लागू जो करेगा हम उसको वोट करेंगे। जो 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए आवाज उठाएगा हम उसको वोट करेंगे। जो विधानसभा में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करेगा उसको वोट करेंगे। जो आदिवासियों के सम्मान के लिए लड़ेगा हम उसको वोट करेंगे। जो आदिवासी दिवस की छुट्टी कैंसिल करेगा क्या हम उसको वोट करेंगे? नहीं करेंगे। इन लोगों के लिए आज के बाद से हर गांव में नाकेबंदी करनी जरूरी है कि तुम्हें आदिवासियों के त्योहार की परवाह नहीं, मतलब कि तुम्हें आदिवासियों की इज्जत की परवाह नहीं, तुम्हें आदिवासियों के सम्मान की परवाह नहीं। अब आदिवासी अपने सम्मान के लिए खुद लड़ेगा। और जितने भी लोग यहाँ पे आपको धर्म के नाम पर अपने आदिवासियों के अधिकारों से विमुख करने का प्रयास करते हैं नेताओं के इशारे पर, वो लोग भक्त नहीं विभीषण हैं। और ऐसे विभीषणों को आप लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है, क्योंकि विभीषण ही होता है जो इस आदिवासियों की लंका को ढहाता है। इसलिए कमर कस लीजिए इन विभीषणों के खिलाफ जो आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जिन नेताओं ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करने के लिए आवाज नहीं उठाई
उन नेताओं को भी सबक सिखाना होगा। अगर आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित होती तो आज आदिवासी की इज्जत पूरी दुनिया पे डंके की चोट पर बोल रही होती, परंतु इन्होंने हमारे से ही वोट लेकर केंद्र में सरकार बनाई, हमारे से वोट लेकर राज्य में सरकार बनाई, हमारे वोट पर विधानसभा लोकसभा में पहुंचे, परंतु हमें क्या दिया? हमें क्या दिया? कुछ नहीं। आके देखते नहीं, हमसे पूछते नहीं, 5वीं अनुसूची के लिए आवाज उठाते नहीं। अभी हमारे डॉक्टर अशोक वर्ष कोले जी जब भूख हड़ताल पे बैठे तो भाई हमारे समाज के बेटा बैठे। हमारे यहाँ पे जो मंत्री हैं उनको तो आदिवासी समाज की आवाज उठानी चाहिए। क्या मंत्री ने आदिवासी की आवाज उठाई? क्या मंत्री ने आदिवासी की आवाज उठाई? तो क्या आपको उस ऐसे मक्कार मंत्रियों के पैर पड़ना चाहिए या फिर उनको बाहर निकाल देना चाहिए? आपको जागना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत आपके हाथ पे। आज ये आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। नेमावार में वहां पे पूरा का पूरा आदिवासी बच्चियों को मार के उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। क्या कोई मंत्री आया? क्या आपके क्षेत्र का मंत्री नेमावार की घटना में कुछ कहा? नहीं कहा। मतलब साफ है कि नेमावार में रहने वाला आदिवासी और निवास पे रहने वाला आदिवासी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। मतलब उस आदिवासी और इस आदिवासी की समस्या समान है। हम आदिवासी एक समान है। जब तुम नेमावर के आदिवासी की आवाज नहीं उठा सकते तो हमारी बहू बेटियों के साथ कल गलत होगा तो उसकी आवाज भी तुम नहीं उठाने वाले। और जो हमारे समाज की बेटियों के साथ गलत होते समय आवाज नहीं उठाएगा, ऐसे मक्कारों को हम बाहर निकालने का दम दिखाएं, क्योंकि हम अपने पुरखों की संतान हैं। इनके वोट से पैदा हुई संतान नहीं है, ये इन लोगों के पैदा हुई संतान नहीं, हम अपने पुरखों की संतान है। हमें अपने पुरखों के सम्मान के लिए लड़ना होगा। हमारे पुरखों ने जान दी, बिरसा मुंडा भूख से मर गए, इसलिए नहीं मरे। चाहते तो वो भी सावरकर की तरह दलाली कर लेते, मगर उन्होंने सावरकर की तरह दलाली नहीं की। बिरसा मुंडा ने जान दे दी, वो भूख से मर गए। क्यों मर गए? ताकि आने वाली आदिवासी पीढ़ी भूख से न मर सके, इसलिए बिरसा मुंडा ने जान दे दी। आज उन्हें सशक्त नमन करना चाहिए। हर एक गांव से एक बिरसा मुंडा आना चाहिए। ये सोच हमारे को तैयार करना होगा। हमारे को यह मानना होगा कि हमें अगर अपनी आवाज को बुलंद करना है तो अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, सबको एकजुट करना होगा। और हमारे जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जी अब ऊपर किससे गठबंधन कर रहे हैं यह मायने नहीं रखता। जिससे उन्होंने गठबंधन किया उनने क्या आदिवासी की आवाज नहीं उठाई? उठाई। क्या उन्होंने भूख हड़ताल नहीं की ना? तो हमें जो आदिवासी की आवाज नहीं उठाते उन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। और हर गांव के बाहर नाका लगा दो आज से कि इधर पे सिर्फ वही घुसेगा जो आदिवासी के सम्मान के लिए लड़ेगा। तुम्हारे चिकनी चुपड़ी बातों पे हम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम हमारे नौकर हो, हम यहाँ के मालिक हैं। तुम हमारे वोट से बने हो, हमको तुम्हारा नोट नहीं चाहिए। आपको ये जितना नोट देते हैं ना, कहते 2000 का नोट देंगे, 500 का नोट देंगे। मैं कहता हूँ आप इनको राशन देना बंद कर दो। आप इनको राशन देना बंद कर दो। गांव में एक सिंडिकेट बनाओ कि पहले हमारे गांव का पेट भरेंगे, उसके बाद बचा कुचा हम खुद बाजार में सेल करेंगे। समझ रहे ना? पहले हम अपने गांव का पेट भरेंगे, फिर हम बचा कुचा बाजार में सेल करेंगे। उसके बाद ये लोग खुद आपके कदमों में आके गिर जाएंगे, कहेंगे भैया ये क्या कर रहे हो? भैया तुम हमसे कितने रुपए किलो लेके जा रहे हो गेहूं? आपने यहाँ पे 3500 रुपए क्विंटल के भाव से गेहूं ले ली, और उसके बाद जब हम लेने जा रहे हैं बाजार में तो कह रहे हो 50 रुपए किलो मिलेगा। तो चूना किसको लगा रहे हो? 1500 का चूना किसको लगा? आपको लगा। तो 1500 का पहले उसने आपको चूना लगाया, हर घर में चूना लगाया, उसके बाद 500 का पत्ता देके कहता देखो हमको वोट देना। अब आपको 1500 चाहिए कि 500 चाहिए? बता लीजिए आप कितना चाहिए, बताइए। 1500 चाहिए कि 500 चाहिए? बस राशन का पहले अपना पेट भरो, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मगर इसको सामाजिक स्तर से करिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले पूरे गांव के हर एक व्यक्ति को क्या है कि एक आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। आपका पेट भरा है,
आपके साथ आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। और ये प्रथा हमारे आदिवासियों में बहुत प्राचीन समय से थी। हमारे डुकरा दाऊ कहते थे भैया खाना खाए कि नहीं, बगल वाले से पूछते थे खाना बनाए कि नहीं। सुगंध जाती थी कि खाना क्या पक रहा है, और जिसके यहाँ से सुगंध नहीं आती थी तो हम आसपास वाले कहते थे अरे यार इसके यहाँ कुछ कमी होगी, चलो थोड़ा सा अपन उठा के ले जाते हैं, उसको दे देते हैं, या फिर उसी को बुला लाते हैं कि 2 जन मेरे यहाँ खा ले, 2 जन मेरे यहाँ खा ले। और आज भी ये परंपरा आदिवासियों के समाज में हमारे गांव में मौजूद है। तो आज हम भूखे मर सकते हैं क्या? नहीं। कोरोना काल में जमाना भूखा मरा, आदिवासी भूखा मरा क्या? आदिवासी तो ट्रेन से कट के मरा। कैसे कट के मरा? क्या किसी ने आवाज उठाई? क्या उन आदिवासियों की किसी ने आवाज उठाई? सिर्फ एकमात्र थे जो डॉक्टर हीरालाल अलावा, उन्होंने आवाज उठाई। डॉक्टर अशोक बरस्कोले, उन्होंने आवाज उठाई। मैं कहता हूं कि आपके क्षेत्र के कुलस्ते जी क्या आवाज उठाए? आदिवासी मर गए क्या? उन्होंने आवाज उठाई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके क्षेत्र पे आदिवासी बच्चों ने अभी आंदोलन किया, उनके ऊपर पानी से बौछारें छोड़ी गई, वो पानी इतनी जोर से लगता है कि लोगों को लहूलुहान हो जाए। जीएसयू के बच्चों ने जब आंदोलन किया, अगर कुलस्ते जी उन बच्चों को अपना बच्चा मानते तो उन्हें गले से लगाते और कहते बेटा तुम जो चाहते हो हम तुम्हारे लिए करेंगे। मगर इन्होंने क्या किया? अपने कुछ एजेंटों को, सरकारी एजेंटों को बोला कि जाओ इन आदिवासियों के ऊपर लाठी चलाओ। मतलब कि तुम्हें तो समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम आदिवासियों का, तुम्हें खून नहीं दिखता, तुम्हें आदिवासियों की तकलीफ नहीं दिखती, तुम्हें आदिवासियों का सम्मान नहीं दिखता। तुमने आदिवासी दिवस की जब छुट्टी कैंसिल की गई थी तो तुमने एक आवाज नहीं उठाई। तो तुम्हारे जैसे मक्कार नेताओं की हमें जरूरत नहीं। हम इस गांव से नेता पैदा करेंगे जो हमारी आवाज बुलंद कर सके, हमारे घर से नेता पैदा करेंगे, मगर वो ऐसा नेता पैदा करेंगे जो सारे लोगों को मिला के चल सके, आगे बढ़ सके। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इतनी विकट परिस्थिति में, और भाई एक सिंपल सी बात है कि आदिवासी जो भीगती बारिश में खेत में काम कर सकता तो प्रोग्राम नहीं कर सकता है। तो अब मुझे आगे भी निकलना है। मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि और भी प्रोग्राम में अटेंड कर सकूं, और सभी जगह लोगों को मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने भाइयों को, अपने समाज को जितना जागरूक कर सकता हूं, जब तक आवाज़ निकल रही है जागरूक करता रहूंगा। ये मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं जिंदा हूं और मैंने समाज ने मेरा पेट भरा है, समाज ने मुझे सहयोग करा है। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप भी अपने समाज का सहयोग करें, समाज का पेट भरें, किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहें। ये जो अभी अंत्योदय मेला एक योजना अभी चला रहे, 2 दिन पहले क्या हुआ था, क्या तो खाना बांट रहे थे ना, राशन क्या था वो? अन्न दिवस। एक चीज बताइए कि वो अन्न दिवस में जितने का तो अन्न नहीं बांटे उतने का तो पंडाल लगा दिया। वही पैसा बचाते तो आज हमारे काम आता कि नहीं बताइए? जितने का इन्होंने अन्न नहीं बांटे, इसको सिंपल समझिए ना, आप डीजल जला के हमारे यहाँ से अन्न लेके जा रहे हो और डीजल जला के वही अन्न हमारे को बांट रहे हो, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे भैया लोग, आप एक बीड़ी का कट्टा भी लेते हैं 10 रुपए का, तो उसकी कीमत है 2 रुपया, मगर वो मिल कितने का रहा है? 10 रुपए का। वो 8 रुपए कहाँ जा रहा है? सरकार की जेब में जा रहा है। उस 8 रुपए से इनको हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने चाहिए, उस 8 रुपए से इनको अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाने चाहिए, परंतु ये क्या कर रहे हैं? ये कहीं मंदिर बना रहे हैं तो कहीं अपने कार्यालय बना रहे हैं। क्या ये आदिवासी का विकास कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उसी 8 रुपए से ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, उसी 8 रुपए से ये आपके यहाँ पंपलेट लगा रहे हैं, उसी 8 रुपए से आपके मोबाइल में मैसेज भिजा रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। अरे आपके ही पैसे से आपको लूटने का षड्यंत्र खड़ा किया जा रहा है। आप जागरूक हो जाइए। आपका फोन अपने समाज के लिए होना चाहिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि इनकी एजेंटी के लिए होना चाहिए। ये कहेंगे कि तुम हमारे लिए कैंडिडेट बनाओ, हम तुमको पैसा देंगे, कहते हैं कि नहीं? ये कहते हैं तुम हमारे लिए कैंडिडेट बनाओ। वो कैंडिडेट नहीं बनाते हैं, वो दलाल बना रहे हैं। आपके बीच में आपके बच्चों को आपकी जमीन से दूर करने के लिए दलाल बना रहे हैं। आपका बच्चा अगर आपके साथ होगा तो आपकी खेती में तरक्की होगी, मगर आपका बच्चा आपसे दूर होगा तो आप कहाँ तक खेती कर पाएंगे? तो आपको मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आज हमको जागरूक होने की ज़रूरत है और हमको साथ में इकट्ठे लड़ने की ज़रूरत है। हमें आदिवासी के सम्मान की लड़ाई लड़ना है, हमें आदिवासी के अधिकार की लड़ाई लड़ना है। और यहाँ से जाने के बाद आप एक एक बात को आत्मसात करें। घर में जाएं तो टीवी लगाने से अच्छा है कि बीवी के साथ बैठें और उससे चर्चा करें कि हमारा विकास कैसे होगा।
कोई नेता आपका विकास नहीं करेगा। आपको खुद को अपना विकास करना होगा। आपका विकास, आपके परिवार का विकास सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। एक नियम बनाइए कि कोई भी बाहर से लाल की और सफेद की लेके गांव नहीं आएगा। जो लेके आएगा उसको गांव में 50,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा। जिसको पीना है तुम अपने घर में बनाओ, जरा सी बनाओ, खुद ही पी जाओ। सरकार ने हमको 5 लीटर रखने का अधिकार भी दिया हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाहर से लेके आएंगे तो आप एक प्रकार से अपना पैसा दूसरे को दे रहे हैं। क्या इतने मक्कार हो? क्या आपके पिता ने आपको इतना मक्कार पैदा किया है कि आप 2 कदम आप बना नहीं सक रहे, दूसरे के खा रहे? बताइए। नहीं, आदिवासी स्वावलंबी है, आदिवासी आत्मनिर्भर है, हर चीज में आत्मनिर्भर बनिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने गांव को नशा मुक्त बनाइए। जो बाहर से जितना भी अतिक्रमण आ रहा है, सांस्कृतिक अतिक्रमण हो, सामाजिक अतिक्रमण हो, धार्मिक अतिक्रमण हो, उस चीज़ को आप रोकिए। और जब भी जनगणना का समय आए तो सारे आदिवासी अपने धर्म के कॉलम में आदिवासी धर्म दिखाने का कण लेके जाइए। उससे क्या होगा? उससे फर्क इतना होगा कि आपकी इज्जत होगी। अगर आप किसी और के पैर पड़ेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, परंतु आप अपने ही नेंगी भूमिका के पैर पड़ेंगे तो आपकी इज्जत होगी। यानी कि आप अपने आदिवासी के पैर पड़ो, कोई परवाह नहीं। दलालों के पैर अब नहीं पड़ना है, क्योंकि अब आदिवासी शिक्षित हो गया है, साक्षर हो गया है, जागरूक हो गया है और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। और यदि आदिवासी जागरूक होके, एकजुट होके, आप ये सोच रहे हैं कि ये सभा यहाँ खत्म हो जाएगी, ये यहाँ खत्म नहीं होगी। ये वीडियो जाएंगे विश्व स्तर पे, ये फोटो जाएंगे विश्व स्तर पे, और वहाँ पे विश्व स्तर के पटल पे आपके गांव की आवाज को उठाया जाएगा, आपके गांव का दौरा किया जाएगा कि यहाँ पे क्या समस्या है। और इसी के साथ जय आदिवासी युवा शक्ति के तत्वाधान में इस आयोजित प्रोग्राम पे मैं आप सभी को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं आपसे अभी से यहाँ पे जो भी मेरे से भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चूँकि प्रोटोकॉल ये नहीं रहता, प्रोटोकॉल ये रहता है कि मुख्य अतिथि सबसे आखिरी में आते हैं, परंतु मुझे आगे भी अपने भाइयों को जागरूक करना है। मैं कोई अतिथि नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने जय आदिवासी युवा शक्ति का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते अपने समाज को जागरूक करने का कर्तव्य कर रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने समाज को जगाएं, स्वयं जागे और समाज को जगाएं। इसी के साथ एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अब मैं आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, मुझे विदाई दें। सभी को सेवा जहाँ।